अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नाजरीन, 1973 के आइन को बने 50 साल हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि आइन का संगीन मजाक बनाया जा रहा है और इसमें तरमीम करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के लिए भी कानून साजी करना होगी। ऐसे में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जावेद इकबाल साहब, नवीद चौधरी साहब और पीजे मीर सर मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आप ये बताएं कि अदालती इस्लाहात या प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या ये किया जा सकता है? देखें, पार्लियामेंट कहना चाहिए कि जमहूरियत का असल इदारा है, मरकज़ है, और पार्लियामेंट के मतहत हैं सारे इदारे। पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है और कानून बनाने हैं और देखने हैं कि मुल्क को किस तरह के कवानीन की ज़रूरत है, तो ये उसका पूरा इख्तियार है। जुडिशरी ने फिर उन कवानीन पर अमल दरामद करते हुए सज़ाएँ देनी है या आइन की तशरीह करनी है आइन के मुताबिक, और इंतज़ामिया ने उस पर अमल दरामद कराना है। तो ये फंक्शन जो है हमारे बता दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब को याद कराना चाहता हूँ कि आज आपको ये पार्लियामेंट याद आ गई, इससे पहले 2014 में याद आई थी। आप तो कभी देर का रुख ही नहीं करते थे। हम जैसे जो तालिब इल्म हैं वो कहते कहते आपको बार बार शोर मचाते रहे कि भाई आप पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाएं और जो चीज़ें आपको दरपेश हैं यहाँ बैठ के डिस्कस करें। 2014 के धरने में या तो आप नवाज शरीफ साहब आए थे और उसके बाद पूरी पार्लियामेंट साथ खड़ी हो गई, हालांकि बहुत खौफनाक साजिश थी उस वक्त भी, इन्हीं अनासर की थी जो मुल्क के अंदर गन डाल रहे हैं। एक दफ़ा नाकाम हुई, बाद में कामयाब हो गई। अब फिर आपको याद आ गया तो आप आ गए, इख्तियार तो है। मामला ये है हमारे यहाँ कि प्राइम मिनिस्टर हो तो वो कहता है कि मैं मालिक हूँ पूरे मुल्क का, सारे इख्तियार मेरे पास हैं। एस्टैब्लिशमेंट का जो सरबराह है वो कहता है भाई मालिक तो मैं हूँ। उसके अंडर कोई एक आधा अदारा है तो वो उसका सरबराह कहता है कि नहीं नहीं मैं चला रहा हूँ और मैं सरबराह हूँ। फिर जजेस कहते हैं कि सरबराह तो हम हैं। इस मुल्क का अलमिया क्या है? मैं सिर्फ इसलिए ये बैकग्राउंड अर्ज कर रहा हूँ कि आपको बात क्लियर हो जाए। 1947 से आज तक 2023 तक इस मुल्क के साथ घिनौने मजाक हुए, सब ने किए। अब मैं किसी एक तबके को मुर्दे नहीं ठहराता। आप देखें कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जो शोबा है पाकिस्तानी आर्मी ISI, उसके लोगों को सजाएं हुई। ठीक है, वो सजाएं करप्शन पर नहीं हुई होंगी बहुत ज़्यादा या किसी और मामले पर, सियासत में हिस्सा लेने पर नहीं हुई, लेकिन इदारे के साथ बेवफाई करने पर, डिसिप्लिन तोड़ने पर सजाएं हुई। एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत सुनाई गई। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे जो भी नए चीफ ने आके उनकी सजा माफ़ की है, उनको उम्र क्या सुनाई गई, और इसके अलावा भी बहुत सारी सजाएं हुई। जजेस का शोबा ऐसा बेलगाम है कि वो बैठ के इतराफ़ भी कर लें कि फ़लाँ काम हमने ऐसे किया था जो कत्ले अम्द के ज़ुमरे में आता है, कोई पूछने वाले नहीं है। ये सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक दूसरा, इन जजों ने काम क्या किया कि इन्होंने फ़ौजी आमरों को भी ऐसे ऐसे रिलीफ दिए, जैसे अरशाद हसन खान ने जनरल मुशर्रफ को कहा कि भाई आपको आइन में तरमीम का भी इख्तियार है, जो चाहे तरमीम करें फ़र्द वाहिद को। तो आप अंदाज़ा लगाएं अब क्या हुआ। जिस वक्त नीम जमहूरी हुकूमतें आई, लगड़ी लुड़ी हुकूमतें आई, तो इफ्तिखार चोरी का दौर आ गया। उसमें बड़े लोग बेवकूफ़ बन गए। लड़ाई तो वो भी इदारों की थी। हमें पता लगा मुशर्रफ को फारिग किया जाना था, बाद में पता लगा तो ISI ने कहा कि भाई आप आगे चलें, और कैंपेन चल पड़ी, सारे चल पड़े, हम भी चल पड़े कि पता नहीं जमहूरियत बहाल होने जा रही है। जुडिशल एक्टिविज़म इस मुल्क के लिए नासूर है। पहले साकिब निसार ने इसको अडॉप्ट किया सबसे ज़्यादा। आपने देखा किस तरीके के साथ काम हुआ। वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहते थे कि भाई ये डैम फंड जो है ये मैंने लाना है, आओ चंदा दो, कितने दे रहे हो। एक बहुत बड़े डेवलपर को बुला के अदालत में कहा कि आपके जितने भी केसेस हैं वो हम सेटल कर देते हैं, मैं यहीं मंगवा लेता हूँ, यहीं ख़त्म कर देंगे, इतने पैसे आप हुकूमती ख़जाने में जमा करा दें। ये तो ऊपर ऊपर की बातें थी ना। देखिए कानून कहाँ रह गया था, आइन कहाँ रह गया था। वो अस्पतालों में छापे मारते फिर रहे हैं, पागल खानों में छापे मारते फिर रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान की अदलिया 3 में न 13 में आज तक, और अपना डिपार्टमेंट तो ठीक कर लो। आप घुसे हुए प्राइम मिनिस्टर के एरिया में जा रहे हो, आप घुसे हुए पाकिस्तानी फौज के एरिया में जा रहे हो, आप घुसे हुए आप PHA के एरिया में जा रहे हो, तिब के शोबे में जा रहे हो। मैं आपका ताल्लुक क्या है भाई? जो काम आपको दिया गया खुदा के लिए, कोई चले अगर 130-40 पर नहीं तो मैं कहता हूँ कोई 70-80 पे भी ले आए, अपना काम तो कर लें। अच्छा। अब हालत ये है कि जो मुल्क के अंदर सूरत हाल पैदा हो गई है, ये हुई है जुडिशल एक्टिविज्म के बायस पैदा सारी की सारी। पाकिस्तान की अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आज भी कह रहा हूँ, गलती कभी मांझ नहीं होती, गलती बच्चे देती है। जनरल बाजुआ ने बताया कि किस तरीके के साथ रीराइट किया गया। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैंने कराया है, लेकिन जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरव्यू दे के मुकर गए, उससे वाज़ेह हो रहा है कि सारा मामला उनके नोटिस में था।
उसके बाद गलतियां पे गलतियां। अब जब आप गलतियां करेंगे, आप दूसरे का जीना हराम कर देंगे, आप चाहे जज हो, आप जर्नैल हो, जब कोई दीवार से लग जाएगा तो रिटेलिएट करेगा। ये जो कुछ हो रहा है ये नेचुरल है। लेकिन सियासतदानों की कमजोरियां आप मुलाजा फरमाएं कि जब आइन रीराइट हुआ और फुल कोर्ट नहीं बना, ये चुप करके बैठ गए। जब इन्हें कहा गया कि जूनियर जजेस आएंगे, मुझे सिर्फ एक बात और करनी है, इसी जुडिशरी के अंदर बहुत सारे फसाद पहले भी पैदा हुए। जस्टिस शाद अली शाह का दौर बहुत बड़ा फसादी दौर था, बहुत लंबी साजिश थी वो भी। लेकिन उसके बाद एक ठहराव आया और ये असूल तय पा गया, सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस आएंगे। सही। उस कानून को भी अदलिया ने तोड़ा। साकिब नसार साहब ने चौथे नंबर के जज को सिंध हाईकोर्ट से लाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। फिर खोसा ने वही काम किया, वही काम गुलजार ने किया, वही काम बंदयाल साहब ने किया। अब जब आप किसी को चलने नहीं देंगे और आप कहेंगे बादशाह मैं हूं, मर्जी मेरी है, जो मैं कहूँगा ऑर्डर हो जाएगा, जो मैं कहूँगा आइन हो जाएगा, भाई ये तो नहीं है। साहब, जब कोई तैनाती करनी होती है तब भी तो अदालतें खुल जाती हैं, इस तरह के हालात तब भी तो देखने में आते हैं, इसके बरक्स मामलात होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज जब तकरीर की तो खासे गर्म जोशी में नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदानों के खिलाफ तो केसेस बना दिए जाते हैं, आंखें बंद करके ये केसेस बनाए जाते हैं, लेकिन हम नहीं देखते कि आला जजेस भी करप्शन पर कभी निकाले गए हों। तो नवीद साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, मैं तो बहुत कंसर्न हूँ इस मामले में कि पाकिस्तानी अदलिया को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप ताज़ा मिसालें देख लें कि ऑडियोज आ चुकी हैं और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा ये बेंच बनेगा, ये फैसला होगा, ये मामला होगा, इसका केस लगेगा, सारा कुछ वैसे ही हो गया। आप ज़रा हिम्मत का अंदाज़ा लगाएं कि ऑडियो आने के बाद वैसे एहतियात कर ली जाती है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात तो ठीक की है। सियासतदानों का के अंदर भी देख लें मामला क्या है। एक तरफ सियासतदानों के केसेस होते हैं, अदालतों में बुलाकर उनको बेतौकीर किया जाता है और ऐसे ऐसे जुमले कसे जाते हैं कि बहुत ही शाइस्ता और नफीस गुफ्तगू करने वाले हैं आम जिंदगी में। साद रफीक वो साकिब नसार से उलझ पड़े, गिरफ्तार थे। वो कहते हैं यार जो करना कर लो, तुम ये बदतमीजी किस लिए कर रहे हो? अदालतों के अंदर ये काम करते हैं, पता नहीं किसके कहने पर कर रहे थे। अच्छा, अपने एहसास महरूमी मिटाने के लिए क्योंकि जजों की भर्ती का तरीक़ाकार जो है ये भी अभी क्वेश्चनेबल है। शहबाज शरीफ साहब, ये तरीका गलत है। चैम्बर्स के वकला जज नहीं बन सकते, सियासी जमातों का करिंदे नहीं बन सकते जज। ये जो एजेंसियों के टोड हैं इनको भी निकालें। ये जुडिशियल सर्विस और पाकिस्तान आपको अल्टीमेट शुरू करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल 10-12 साल के बाद एक सिस्टम बन जाएगा। ये जजेस का क्या तरीका है भर्ती का? एक जज बुला लेता है आईजी को और उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर देता है अपना एहसास महरूमी दूर करने के लिए। उसे नहीं पता कि आईजी ने अटक से लेकर राजन तक का मामला देखने हैं, वो फारग बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें नोट करने वाली हैं। खैर, बात दूसरी तरफ निकल गई। बात यह है कि जजेस जो कुछ कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तो उस पर है ही नहीं। अब यहाँ क्या हुआ इस केस के अंदर? इस केस के अंदर वो काम हुआ जो सजाद अली शाह ने किया था कि एक बेंच बनाया जा रहा है और एक तरह के फैसले आ रहे हैं। एक पार्टी का सरबराह अदालत में जाता है, जज इंतजार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की अदालतों का आप अंदाजा लगाएं, जहां किसी पर केस हो जाए उसके बाद ही जानने के देते हैं मैं मर गया, मैं फीसें कहां से दूंगा, मैं जज के हमले को रिश्वत कहां से दूंगा, मैं कैसे भुगतूंगा। यहाँ हालत यह है कि जज बैठे हुए हैं कि कितने बजे आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, यार बड़ा जरूरी है यार, आप अंदाजा लगाएं यार। अच्छा, 7-7, 8-8 जमानतें केसेस आ रहे हैं, जमानतें होती जा रही हैं धड़ाधड़। और ये बाकायदा तासुर है जो गलत नहीं है कि बाज़ मुकदमा जो संगीन नवैयत के हैं वहाँ जजेस को जो रिमार्क्स हैं वो वकीलों से बढ़कर हैं। ये क्या हो रहा है? बेस्ट हार्ड देखें, ओपन एंड शट केसेस भी होते हैं, कोई लंबी चौड़ी जरूरत नहीं होती। मैं आप यहाँ दोहराना नहीं चाहता कि मामला तो अदालतों में है, अदालतें अपनी तौकीर कराएं। ना आप करप्शन में पकड़े जाते हैं, ना आप अपने रिमार्क्स में पकड़े जाते हैं। अगर आपका झुकाव एक तरफ हो जाता है तो ये अल्टीमेट ये बहरान तो पैदा होना है। ये किस तरह से मुमकिन है कि एक तरफ आप हर सियासतदान को रगड़े में लगाएं? खुद हमें बाजवा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी ये जो नवाज शरीफ साहब के मामलात थे ये तो फैमिली का बिजनेस था, वो उस रगड़े में आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इस्लाहात हो जाती हैं तो फिर क्या ये तमाम मसाइल हल हो जाते हैं? देखिए, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो लग ये रहा है कि जस्टिस कादी फायदी साहब ने आना है, उनसे सब डरे हुए हैं। हर बंदे को परेशानी ये है कि एक फेयर बंदा जब चीफ जस्टिस होगा जो डरता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो जजों का हाल तो ये है कि मैं बहरहाल जुमला अपना यहीं रोक लेता हूँ। ठीक है, अब काजी फायदी साहब ये शौकत सिद्दीकी टाइप हर बंदा तो हो नहीं सकता ना, लोहे के जिगरे वाला, कि जिस तरह का भी जोर है। इन्होंने सोचा है कि पहले कोई ना कोई, अच्छा अभी तक इस हुकूमत ने, ये मुझे एक आखिरी बात कर लेने दें, काजी साहब के खिलाफ, जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ जो एक रेफरेंस दोबारा गया हुआ है वो खत्म नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं वो वापस नहीं लिया इन्होंने। तो मुझे तो लग रहा है कि सारे ये इंतजाम कर रहे हैं कि इससे पहले कि बहुत ही फेयर चीफ जस्टिस आ जाए, कुछ ना कुछ आगे की तैयारी कर लें। हाँ जी। नवीद साहब, ये कहा गया है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि कोई भी कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं देता कि वो तारीख को आगे करे, और अगर इलेक्शन कमीशन तारीख को आगे करना चाह रहा था तो फिर सदर से बात की जाती या फिर अदालत का रुख किया जाता, तो इन दोनों जानिब क्यों रुख नहीं किया गया? इलेक्शन कमीशन ने ये समझा होगा कि वो आईनी इदारा है और उसके पास अरेंजमेंट्स नहीं है, तो उसने डेट दे दी।
गो के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यही कहा गया था कि 90 दिन के करीब करीब जो आपको तारीख दे दें, तो ये पहलू है, इस पर बहस हो जाएगी। लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ही फाजिल जज साहिबान ने जब 9 रुकनी बेंच बना, उन्होंने बड़े संजीदा सवाल उठाए कि असेंबलियाँ टूटी कैसे। पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको किस तरीके के साथ आप नामवार करने की कोशिश कर रहे हैं। आया सीएम ने तोड़ी? सीएम ने नहीं तोड़ी। सीएम को मजबूर किया गया, सीएम को मजबूर किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि क्या नतीजे उसके निकले। अब इस सवाल के बाद एक सवाल जुड़ता जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी है कि इस काम में लाजमी 90 दिन में हमने करवाने हैं इलेक्शन। भाई इसके जो नतीजे हैं वो कौन भुगतेगा? फिर जब जनरल इलेक्शन आएंगे हम कहेंगे जी पंजाब और केपी के अंदर तो फलां हुकूमत बैठी हुई है, तो जनरल इलेक्शन के नतीजे नहीं मानते, 3 महीने के लिए इनको छुट्टी पर भेजें। कौन भेजेगा? क्या आइन में लिखा हुआ ऐसा करना? उसके बाद जो खर्चा आएगा, एक दफ़ा ये इलेक्शन हो रहा है, एक दफ़ा वो इलेक्शन हो रहा है, वो कहाँ पर जाएगा? नंबर 3, सारे फैसले एक हम ख्याल बेंच करता जा रहा है। भाई बाकी जजेस कहाँ हैं? कलेक्टिव विजडम कहाँ है? जस्टिस मंसूर अली शाह को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। यकीन कीजिए 28 सफ़े की इतनी शानदार जजमेंट लिखी है उन्होंने। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, पर्टिकुलरली सारे जज मोहतरम हैं, इनके मुतल्लक कतई तौर पर कोई बंदा यह नहीं कह सकता कि इनकी कोई कानूनी कमज़ोरी है, खुदा न खास्ता कोई सियासी कमज़ोरी है, कोई अखलाकी कमज़ोरी है। बहुत इंटेग्रिटी वाले प्रोफेशनल जजेस हैं दोनों। उन्होंने डिटेल लिखा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप मुल्क के अंदर कराना क्या चाह रहे हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि पहले तो ये तयन कर लें कि असेंबलियाँ टूटियाँ सही या नहीं टूटी। देखिए मैं DC लॉयर हूँ, अगर मेरे पास इतने इख्तियार हैं, अगर मैं इस्तेमाल करने पर आ जाऊँ शहर चौक हो जाएगा सारा। ये मुमकिन नहीं होता। हमने देखना ये होता है कि हुक्म जारी किया, अमल दरामद कैसे होगा। सजाद अली शाह ने फुल बेंच में बैठकर 8वीं तरमीम बहाल कर दी, जो बजाते खुद चीफ जस्टिस से उस वक्त आइन शिकनी के मुताबिक था। अमल दरामद हुआ? नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जो मुल्तान बेंच है उसने एक दफ़ा कहा कि यूट्यूब जो है ये इसको बैन कर दो, नहीं की हुकूमत ने, नहीं हुई। अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कराओ बलदियाती कल ही, उन्होंने कहा जी करा लो, नहीं हुआ। अब लड़ाई के अलावा हल क्या है? 2014 में जिस तरह से तजर्बा आपने स्टार्ट किया वो लड़ाई से हुआ, वो फसाद से हुआ, बुकरा तहरीक चली, उससे पहले वो एक और मामला था। अभी नेशनल हो जाएंगे, मुशर्रफ दौरे बड़े होते रहे हैं, दूसरी तरफ से भी लोग आ जाएंगे, आप देखेंगे। ये तो एक्टिव, जिस तरह शहबाज शरीफ एक्टिव होकर सामने आए हैं, अगर वो एक्टिव होकर सामने आएंगे आप यकीन करें उनके सपोर्टर्स और उनके जो इत्तेहादी जमातें वो भी मैदान में आ जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, आपने ये नतीजा जो है ये अब इंसान की, आपने बड़ी अच्छी बात आइन कानून कोई। मुझे आप एक चीज बताएं ईमानदारी से, आप भी बताएं मुनीर, आप भी, इलेक्शन हो जब होते हैं कोई एक्सेप्ट करेगा इनको? नहीं करो, नहीं करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ सर। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन अब सारे इदारे मुतनाज़ा हो गए हैं, और हर बंदा बैठकर अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहे हैं, आइन कानून का मजाक बनाया जा रहा है, और जो सेन आवाजें थी वो खामोश की जा रही हैं, उसके जवाब में अब जोरदार आवाजें उठेंगी। ये किसी की भूल है। 1 मिनट में अर्ज करता चलूं। नवीद साहब जी प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई सोच रहा है ना कि पाकिस्तान को ये रुमाल बना लेगा, तो वो तो इमरान खान उनके सहूलतकार जो सर्विंग भी हैं, जो हर इदारे में बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा के देख लिया है। अब दूसरी जानब से भी अटैक शुरू होगा, तो आगे जो सूरत हाल होगी वो एक पंजा आजमाई के नतीजे में रिजल्ट निकलेगा। आइन कानून इस वक्त खत्म है। अच्छा,